किसी शहर में रूही नाम की खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की अपनी माँ श्वेता के साथ रहा करती थी। वो उसी शहर में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी और ऐसे ही एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त नीरज से बोली, अरे नीरज जल्दी आ, कहाँ रह गया कमीने? तेरी वजह से मैं रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाती हूँ। घर से निकल कर आती हूँ मगर यहाँ तेरे लिए वेट करना पड़ता है। रोज मुझे वेट करवाता है तू। रूही बोल ही रही होती है तभी नीरज कॉलेज का बैग लेकर बाहर आता है और बोलता है, आ गया मेरी माँ। अब कितना सुनाएगी तू मुझे? जब देखो मुझसे गाली देकर ही बात करती है। मैं अब बचपन वाला नीरज नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और तू भी बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब जरा तमीज में बात करना सीख जा। अरे जाना, गंदी नाली में मुंह धो, आया बड़ा। तुझसे तमीज से बात करूँ? अरे रहने दे, अगर मैं तुझसे तमीज से बात करूँगी तमीज शब्द की बेइज्जती हो जाएगी। अब जल्दी से कॉलेज चल, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज की क्लास में वो दोनों एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे और एक साथ घर आते थे। ऐसे ही समय बीतता है। नीरज एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था। रूही और अपनी फोटो लिए खुद से ही बोलता है, क्या यार नीरज, आखिर कब तक तू अपने दिल की बात रूही को नहीं बताएगा? वो तेरी बचपन की दोस्त है। अगर तुझे दोस्ती से ज्यादा के सफर में इसे शामिल करना है तो उसे अपने दिल की बात बतानी ही पड़ेगी। नीरज खुद से बोल ही रहा था तभी उसकी माँ रीमा उसकी सारी बात सुन लेती है और उसके पास आकर बोलती है, नीरज जो मेरे कानों ने सुना वो सच है क्या? बोल बेटा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मुझे पता है तू कब झूठ बोलता है और कब सच बोलता है। और तेरी ये लड़खड़ाती जुबान साफ साफ बता रही है कि तू झूठ बोल रहा है। चल जल्दी बता क्या बात है। अपनी माँ की बात सुनकर नीरज बोलता है, माँ आप तो जानती हैं, मैं और रूही बचपन से ही साथ रहे हैं। माँ मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ मैं अपने दिल की बात उसे बता सकूँ, लेकिन वो है कि मुझसे अभी तक ऐसे बात करती है जैसे हम दोनों अभी तक बच्चे हों। अब आप ही बताओ माँ, मैं अपने दिल की बात उसे कैसे कहूँ? देख नीरज, कभी तो तुझे हिम्मत दिखानी ही होगी और तुझे शादी करनी होगी, इसलिए तू मेरी बात मान। तू कल ही रूही से अपने दिल की बात बोल दे, क्योंकि मैं तेरी खुशी चाहती हूँ। और देख मेरा मन भी कह रहा है उसके दिल में तेरे लिए भी कुछ न कुछ जरूर होगा। अपनी माँ की बात सुनकर नीरज को हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो अगले दिन के लिए शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी फीलिंग उसे बताने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और नीरज सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी से उठता है और कुछ बोलता है, अरे यार सुबह के 7 बजने वाले हैं, जल्दी से नहाकर रेडी हो जाता हूँ। आज ज्यादा स्मार्ट बनूंगा, तभी तो रूही को इम्प्रेस कर पाऊंगा। और नीरज नहा धोकर रेडी हो जाता है। नीरज शीशे के सामने खड़े होकर कभी अपने बालों को देखता है, कभी परफ्यूम लगाता है। तभी रूही उसके घर आती है और वो दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रूही उसे बोलती है, क्या बात है, आज तो बड़ा बन ठन के कॉलेज जा रहा है। आज से पहले तुझे मैंने कभी इतना स्टाइल मारते हुए नहीं देखा। और ये तेरे परफ्यूम की खुशबू 1 किलोमीटर दूर से ही आ रही थी मुझे। क्या बात है, कोई पसंद आ गई है क्या कॉलेज में तुझे? रूही नीरज को ऐसे ही बोलकर चिढ़ा रही होती है और फिर नीरज अपने मन में बोलता है, हाँ रूही मिली तो कॉलेज में ही है और वो मेरी बचपन की दोस्त रूही है, यानी कि तुम। आज मैं तुम्हें दिल की बात कह दूंगा, मैं बचपन से तुम्हें कितना चाहता हूँ। इस तरह रूही और नीरज कॉलेज जा ही रहे होते हैं तभी नीरज अपनी स्कूटी को कपल पार्क की तरफ मोड़ देता है और रूही उससे बोलती है, ओए पागल, तू नशे में है क्या? हमें कॉलेज जाना था, तू कपल पार्क में क्यों ले आया? अच्छा कहीं तेरी वो गर्लफ्रेंड तो नहीं आने वाली जिससे तू मुझे मिलवाने वाला था? तू कितना अच्छा और समझदार है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि तू मुझसे मिलवाए बिना तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ही नहीं सकता। रूही ये बोल ही रही थी तभी नीरज उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने पॉकेट से रोज निकालकर रूही की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है और बोलता है, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे पूछ रही थी ना आज मैं इतना रेडी शेडी होकर क्यों आया हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रेडी होकर आया हूँ। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, जब से हम छोटे थे। इसलिए यार मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। रूही नीरज की बात सुनकर एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखती है। तभी उसे हंसी आ जाती है और वो बोलती है, अरे यार तू मुझे एक बात सच बता,
रात को तूने कौन सी रोमांटिक मूवी देख ली जो मेरे साथ ये सारा ड्रामा कर रहा है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कमीने, तू मुझे तू की जगह तुम क्यों कह रहा है? अरे हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, ये तू अपना आशिकपना बाद में दिखाना। चल यहाँ से। और हाँ, तू बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रूही यार, तू कभी तो मेरी फीलिंग को समझा कर। मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ, ये कोई नाटक नहीं है। मैं तुझसे ही शादी करना चाहता हूँ। एक बार फिर से रूही उसकी बातों को मजाक में लेकर टाल देती है और जिसके कारण नीरज का दिल टूट जाता है। फिर भी वो उसके साथ कॉलेज जाता है और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। नीरज उदास मन के साथ अपने घर आता है। उसकी माँ उसके चेहरे को देखकर पूछती है, नीरज क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? तूने रूही को अपने दिल की बात बताई या नहीं? माँ, मैंने उसे बताया था, लेकिन वो हर बार की तरह मेरे दिल की बात को मजाक में ले गई। और तो और उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ दोस्ती है, उसने ये बात खुद ही बोला है। नीरज की बात सुनकर रीमा को अपने बेटे की उदासी अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो रूही के दिल की सच्ची बात को जानने के लिए एक प्लान बनाती है और वो प्लान अपने बेटे नीरज को बताती है। अगली सुबह हमेशा की तरह रूही उसके घर के बाहर आती है और नीरज को आवाज देते हुए बोलती है, ओए नीरज, जल्दी आजा, कॉलेज नहीं जाना तुझे? उसकी बात सुनकर नीरज की माँ रीमा बाहर आकर बोलती है, आज नीरज कॉलेज नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि मैं और उसके पापा उसे लेकर लड़की देखने जा रहे हैं। क्या इतनी जल्दी? पर क्यों आंटी? रीमा रूही की बात नहीं सुनती। इसके बाद नीरज और अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में प्लान के हिसाब से उस लड़की से मिलने के लिए जाने लगती है। तब रूही बोलती है, रुकिए आंटी जी, नीरज मेरा बचपन का दोस्त है। मैं अभी उस लड़की को देखना चाहती हूँ जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। और वो सारे रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पायल नाम की लड़की उसका वेट कर रही होती है। नीरज पायल से बात करता है। पायल उससे बोलती है, नीरज तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो भी जल्दी। मैं तुम जैसा पार्टनर खोना नहीं चाहती। इतना बोलकर पायल नीरज के गले लग जाती है और ये देखकर रूही को जलन होने लगती है। रूही दोनों को दूर करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम कोई और लड़की देखेंगे। नीरज चलो मेरे साथ, और आंटी आप भी चलिए। रूही नीरज के परिवार को वहाँ से लेकर जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, अरे ये मैंने क्या किया? पायल तो बहुत सुंदर दिख रही थी, नीरज के साथ अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे गले लगाया मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी नीरज से प्यार हो गया हो? इसी तरह नीरज की माँ रीमा बार बार झूठे रिश्ते और लड़की नीरज के लिए बुलाती रहती है, लेकिन हर बार रूही उनमें कोई ना कोई कमी निकाल दिया करती थी। जिसके बाद रीमा बोलती है, रूही मुझे तेरी पसंद नहीं देखनी, मुझे नीरज की शादी करके अपने लिए बहू लानी है, इसलिए तू घर जा, मैं अपने बेटे के लिए खुद लड़की ढूंढ लूंगी। रीमा के बोलने के कारण रूही रोते हुए घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ बोलती है, सारी गलती तेरी है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए रीमा से बात करूंगी। अगले दिन श्वेता नीरज के परिवार को अपने घर बुलाती है और रूही के दिल की बात बताती है, और इसके बाद दोनों परिवार वालों की मर्जी से रूही और नीरज की शादी हो जाती है। और शादी की पहली रात में नीरज उससे बोलता है, क्यों, तूने तो कहा था तू मेरी दोस्त है, तो फिर आज हम शादीशुदा कैसे हो गए और तू मेरी वाइफ कैसे बन गई? अगर माँ वो प्लान नहीं बनाती फिर तू कभी नहीं समझ पाती कि तुझे मुझसे प्यार है। कौन सा प्लान? उसके पूछने पर नीरज उसे सारा सच बताता है। माँ ने लड़कियों को देखने और शादी की बात की थी, वो सब एक प्लान था। ये सुनकर रूही बोलती है, अच्छा जी ये बात है, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। सिर्फ माँ जी के सामने मैं तुझे इज्जत दूंगी। इस कमरे में तो मैं तुझसे तू तड़ाक करके ही बात करूंगी, समझा कमीने? इस तरह दो दोस्त अपने बचपन की प्यारी सी दोस्ती को शादी के रूप में बदल देते हैं और उनकी दोस्ती का सफर शादी तक जाता है और वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। कुंजपुर गांव में कोमल अपनी सास सुनीता के साथ रहती थी। कोमल का पति हरि किशन शहर में काम किया करता था और शहर से ही गांव में खर्चे के लिए पैसे भिजवा दिया करता था। वो कम पैसों में ही अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहती थी।
उनको परेशानी आती थी तो बस एक चीज के लिए। उस गांव में पानी की बहुत किल्लत होती थी, जिस वजह से अक्सर कुएं पर लड़ाई हुआ करती थी। एक दिन कोमल की सास कोमल से कहती है, अरे बहू, जा जल्दी से कुएं पर जाकर लाइन लगा ले, नहीं तो तेरा नंबर रात में आएगा और हम लोग खाना बनाने के लिए लेट हो जाएंगे। तुझे तो पता है ना, अगर टाइम से पानी लेकर नहीं आएगी तो टाइम से खाना नहीं बन पाएगा। हाँ माँ जी, मैं बस जा ही रही हूँ। वैसे भी अभी घर में एक बूंद पानी नहीं है और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, मिनट मिनट पर प्यास लग जाती है। पानी लाना तो बहुत जरूरी है। इतना बोलकर कोमल मटका उठाकर गांव के कुएं पर पानी भरने चली जाती है। कुएं पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। कोमल सबसे आखिरी में जाकर लग जाती है। काफी देर खड़े होने के बाद भी कोमल का नंबर नहीं आता, क्योंकि गांव की अमीर औरतें बार बार सबसे आगे लगकर पानी ले जाया करती, जिस वजह से पीछे वालों को मौका ही नहीं मिलता। हे भगवान, कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ खड़े हुए। इन लोगों की वजह से तो मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही वो औरतें बार बार करती है। अब कोमल से रहा नहीं जाता तो वो बोलती है, अरे तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो हम पीछे वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा। और वैसे भी आप लोगों ने पर्याप्त पानी तो भर लिया है, अब हमें भी मौका दो। ये सुनकर उनमें से एक लड़ाकू औरत कहती है, देख, अगर तुझे कुएं से पानी भरना है तो यहाँ चुपचाप लाइन में लगी रह, नहीं तो तुझे यहाँ पानी भरने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। बढ़िया यहाँ पानी भरने वाली। यहाँ का पहला नियम ये है कि जब तक हमारे घर का पूरा पानी नहीं भर जाएगा तब तक इस कुएं में से कोई भी पानी नहीं भरेगा। तू जानती है ना, मैं यहाँ की सेठ की बहू हूँ। अगर तुम सेठ की बहू हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी चलाओगी। ये कुआं स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए है। इस कुएं पर सबका अधिकार बराबर है। देख, हमारे सामने ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अच्छा जी, क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लोगे तुम लोग? अरे, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको बताना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी औरतें मिलकर कोमल को पीटने लगती है और कोमल को मार के भगा देती है। कोमल अकेली होने के कारण उन सब का मुकाबला नहीं कर पाती और खाली बर्तन लिए ही कुएं से लौटकर घर आ जाती है। अपनी बहू को बिना पानी लिए ही घर लौटता हुआ देख उसकी सास कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू पानी भर कर क्यों नहीं लाई? क्या बताऊं सासू माँ मैं आपको, कुछ अमीर और घमंडी औरतों ने मुझे वहाँ से मारकर पीटकर भगा दिया। अब मैं पानी कैसे भरूंगी? अरे बहू, तो तुझे उन सभी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना, जब तक सेठ और मुखिया के घर के लोग पानी नहीं भर लेते तब तक गाँव के किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं मिलता। सासू माँ, आप ही बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब इन लोगों का बहुत हो गया। अब मैं अपने लिए खुद कुआं बनाऊंगी। अरे बहू, पर तू खुद कुआं कैसे बनाएगी? अगर आप मेरा साथ दो माँ जी, तो मैं जरूर कुआं बना लूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। इसके बाद दोनों सास बहू कुआं बनाने के बारे में सोच लेती है, जिसके चक्कर में वो दोनों अपने गहने भी बेच देती है और कुआं बनाने का सामान ले आती है, जैसे छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी आदि खरीद लेती है और वो दोनों अपने घर के आंगन में ही बहुत बड़ा गड्ढा खोदने लगती है। गांव की औरतें उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर उन पर खूब हंसती है। अरे, मुझे तो लगता है ये दोनों सास बहू बौखला गई हैं। भला ऐसे गड्ढा खोदने से कुआं बनता है क्या? अरे छोड़ो इनको इनके हाल पर, इनका कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कुएं पर पानी भरने चलते हैं। गांव की औरतें कोमल और सुनीता का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है, लेकिन दोनों सास बहू अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती और वो लोग गड्ढा खोदने में लगे रहते हैं। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं और काफी गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा खोदते खोदते उनका गला सूखने लगता है। अरे बहू, गड्ढा खोदते खोदते तो मेरा गला सूखने लगा, बहुत तेज प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है माँ जी, बस थोड़ा गड्ढा और खोद लेते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाएगा। वो लोग आस लगाए गड्ढा खोदने में लगे रहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कुएं में से पानी नहीं निकलता। अब दोनों सास बहू की उम्मीद टूटने लगती है। हे भगवान, इस कुएं को बनाने के चक्कर में हमने अपने गहने तक बेच दिए और इतनी मेहनत की, पर इस कुएं में से एक बूंद पानी नहीं आया। काश मैंने इस कुएं को बनाया ही ना होता। सब लोग सही कहते थे कि मैं पागल हूँ।
जो कुआं बना रही हूँ। कोमल इतना कहकर रोने लगती है, जिसके बाद उसकी सास सुनीता उसे चुप कराती है। चुप हो जा बहू, तूने कुछ अच्छा सोचकर ही कुआं बनाने का फैसला किया था। अब इस कुएं से पानी नहीं निकला तो अब हम क्या कर सकते हैं। छोड़, अब चल खाना बनाते हैं, बहुत भूख लगी है। तभी उनके बनाए हुए कुएं में से एक देवी माँ प्रकट होती है और कहती है, तुम दोनों ने इस कुएं को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज के बाद ये कुआं कभी भी पानी से खाली नहीं रहेगा और इस कुएं के अंदर से तुम्हें सोना, चांदी और हीरे मिलेंगे। ऐसा कहकर वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद कुएं के अंदर अपने आप बहुत सारा पानी भर जाता है और कुआं परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश होते हैं। अरे बहू, देखा, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। साक्षात देवी माँ हमारी मेहनत से प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हम पर बरसाया है। बहू, मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, जरा इस कुएं में से पानी तो निकाल, मुझे पीना है। हाँ माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। उसके बाद कोमल कुएं से पानी निकालती है तो पानी के साथ साथ बाल्टी में बहुत सारे सोने, हीरे, चांदी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर कोमल हैरान रह जाती है। माँ जी, जरा देखो, इस कुएं से तो पानी के साथ साथ खजाना भी निकल रहा है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ये सब तो तेरी सफलता का फल है बहू। तूने इस कुएं को बनाने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए थे ताकि तू कुआं बना सके। ये सब तेरी मेहनत का ही नतीजा है। कोमल उस कुएं से अपने घर के लिए पर्याप्त पानी भर लेती है और कुएं में से निकले सोने, चांदी, हीरे को बेचकर अपनी और अपनी सास के गहने वापस ले आती है और अपने घर में भरपूर राशन भी डलवा लेती है। कोमल के आंगन में बने कुएं की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और सभी औरतें आपस में बात करने लगती है। अरे, हम सभी कोमल का कितना मजाक उड़ाते थे, लेकिन देखो जरा, उसकी मेहनत आज सफल हो गई। उसने सचमुच में कुआं बना ही दिया और वो रोज कुएं से पानी भी भरती है। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन। अगर हम कोमल का मजाक नहीं उड़ाते और उससे हमारा अच्छा ताल्लुक रहता तो हम भी उसके कुएं से पानी भर सकते थे। वैसे भी गांव के कुएं पर से सेठ और मुखिया की बीवी की वजह से हम पानी नहीं भर पाते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कहती हो। काश हमने कोमल का मजाक नहीं उड़ाया होता तो हम भी उसके बने कुएं पर से पानी भर सकते थे। वो दोनों औरतें आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से गुजरते हुए कोमल उनकी ये बातें सुन लेती है और उन दोनों के पास आकर उनसे कहती है, अरे तो क्या हुआ अगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया? मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे आंगन में बने कुएं से पानी भर सकते हो। कोमल की बात सुनकर गांव की औरतों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो औरतें कोमल से माफी मांगती है। हमें माफ कर दो कोमल बहन, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ कोमल, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हो सके तो तुम हमें माफ कर देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम लोग मेरे आंगन में बने कुएं से पानी भर लो। कोमल अपने आंगन में बने कुएं में से गांव की सभी औरतों को पानी भरने देती है। सभी औरतों के पानी भरने के बाद कोमल अपनी बाल्टी डालती है तो उसके बाल्टी में पानी के साथ साथ सोना, चांदी, हीरे भी आ जाते हैं। कोमल उन सोने, चांदी, हीरो को बेचकर अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनवा लेती है और अपने पति को भी फोन करके गाँव ही बुला लेती है। उसके बाद कोमल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।